गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4। ये जो हमारा लेक्चर है वो 11 अगस्त का है। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है द बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, द बॉडी ऑफ द लेटर विच is the theme written immediately after the salutation. This is a main part of the letter and it is generally divided into 3 parts. Okay, body of the letter किसके बाद आता है? ये थीम तो आपको याद रखना है, written immediately after salutation. salutation जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं उसके जस्ट बाद हमारा बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है, जिसको हम जनरली कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो 3 पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इट इज जनरली प्रोवाइडेड रेफरेंस टू द अर्लियर कोरस्पोंडेंस और द इंटरेक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में, जिसको हम इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहते हैं, उसमें हम क्या प्रोवाइड करते हैं? तो कोरस्पोंडेंस का जो थीम होता है, कोरस्पोंडेंस के लिए जो हम चीज़ें रिफ़र करना चाहते हैं, ये चीज़ें हम इस पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। एट अ टाइम प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू द लेटर राइटर। जो हमारे जो रिसीवर होते हैं, जो हमारे लिसनर होते हैं, उनको भी टाइम मिल जाता है, प्लस जो लिख रहा होता है, लेटर राइटर है, उसको भी टाइम मिल जाता है कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है और उसे किस तरह से हम अपने मेन मोटिव को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। It serves the purpose of a connecting link in a chain of correspondence। एक पर्पस प्रोवाइड करती है जिससे हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को मेन पैराग्राफ के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। प्रॉपरली बिगन लेटर दस द वर्क एफिशिएंसी एज अ मैसेंजर। और आप प्रॉपर तरीके से लेटर की शुरुआत कर सकते हो एज अ मैसेंजर। नेक्स्ट आता है हमारा मेन पैराग्राफ। ओके, मेन पैराग्राफ में द सेकेंड पैराग्राफ इज द एसेंस ऑफ अ लेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एसेंस होता है हमारे लेटर्स के। हियर द थीम ऑफ अ लेटर इज डिस्कस मैथोडिकली एंड इन अ डिटेल। यहाँ पे हम पूरी मेथड को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, मैं किस रीजन से आपको लेटर लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर सेंटेंस पैटर्न एंड क्लियर सेलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ओके, यहाँ पे हम प्रॉपर पैटर्न यूज़ करते हैं, प्रॉपर सेंटेंस प्रिपेयर करते हैं लेटर्स के लिए, एंड ऑल जो भी वर्ड्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। एट अटेम्प्ट इज अ मे जस्टिफाई द पर्पस फॉर विच अ लेटर इज अ ड्राफ्टेड। और वहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरे अपनी एफर्ट्स डालते हैं कि हमारे लेटर लिखने का जो पर्पस है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। इफ़ द सोल पर्पस इफ ड्राफ्टिंग अ लेटर इज टू बी कन्वे कंप्लीट डिटेल एंड इंफॉर्मेशन, देन हियर इट इज प्रेजेंटेड इन द मोर देन वन पैराग्राफ और विद द बुलेट्स और इवन द टेबुलर फॉर्म वेयर इट इज़ अरेंज अप्रोप्रिएटली। अगर एक से ज़्यादा मोटिव के लिए अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप बुलेट्स, आपने देखा ना, डिफरेंट टाइप के सिंबल्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसको आप यूज़ करके उस टॉपिक को अलग से हाईलाइट कर सकते हो। तो वो या टेबुलर फॉर्म यूज़ करके आप अपने मोटिव को अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एन अटेम्प्ट इज मेड हियर द इम्पेट इंफॉर्मेशन ऑन द प्रिसाइज मैनर सो दैट the reader gets the equally well and his interest is maintained। ओके, यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो जो रीडर है उसको इक्वली बेनिफिट्स मिलेगा, उसका जो लिखने का जो मोटिव है वो मेंटेन हो पाएगा, अपने इंटरेस्ट को मेंटेन कर पाएगा, प्लस जो हमारे लिसनर है, जो हमारे रिसीवर है, उनको भी ये समझ में आएगा कि सामने वाली पार्टी ने किस रीजन की वजह से आपको लेटर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। मीन्स कि लास्ट पैराग्राफ की बात करी है इन्होंने। ओके, द लेटर राइटर हियर क्लियरली मेंशन व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम द रीडर एंड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द एंडिंग ऑफ अ लेटर। लास्ट पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हम ये बताते हैं कि एज अ राइटर, एज अ सेंडर, मेरा आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, आप रीडर के पास से, लिसनर के पास से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। लास्ट में हम क्या करते हैं कि लेटर को ख़त्म करने के डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं।
He make an attempt to convey the prospective customer into the actual customer by giving some assurance. यहाँ पे हम ये भी चीज़ें शो करने की कोशिश करते हैं कि एज अ कस्टमर हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या है और एक्चुअल कस्टमर की प्रोस्पेक्टिव्स क्या है और किस तरह के अश्योरेंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं. It should be noted that the certain regular expression mentioned after the third paragraph. ओके यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड पैराग्राफ जब आप फिनिश करोगे तो कुछ एक्सप्रेशन आपको मेंशन करने रहेंगे एंड बिफोर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कहाँ पे? लास्ट पैराग्राफ के बाद एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले. शुड बी रिटर्न एज फॉलो. तो किस तरह से आप लिखोगे तो वो देख लेते हैं. चलो ओके देख रहे हो आप थर्ड पैराग्राफ यहाँ पे फिनिश होता है. फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है थैंकिंग यू, थैंक यू, अवेटिंग अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू, वी अवेट एंड अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू. इस तरह से आप चार चीज़ें यूज कर सकते हो. किसके बाद? थर्ड पैराग्राफ के बाद एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से पहले. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने लोग हैं ना लेटर में मैंने देखा हुआ है कि जनरली हम क्या लिख देते हैं थैंकिंग यू, जो कि एक गलत है. दिख रहा है आपको? इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है. आपको क्या लिखना रहता है? थैंक यू लिखना होता है. सेकेंड है अवेटिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू. ये भी इनकरेक्ट है, इसको भी आपको यूज़ नहीं करना है. वी अवेट एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू ये करेक्ट एक्सप्रेशन है जो आपको शो करने रहेंगे. बोथ द अर्लियर एक्सप्रेशन आर इनकरेक्ट बिकॉज दे आर नॉट कंप्लीट सेंटेंसेस. ऊपर जो फर्स्ट एंड जो थर्ड नंबर का जो दिया हुआ था टॉपिक वो दोनों इनकरेक्ट था. उसका रीज़न क्या था कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस थे. आफ्टर राइटिंग अ करेक्ट एंड कंप्लीट सेंटेंस इट शुड बी एंड विद द फुल स्टॉप. जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हो और आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसे शो करने के लिए जनरली हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. अब लास्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. जस्ट as the letter begin with the greeting in the form of salutation, it should be end with the appropriate expression complimenting the reader. ओके जिस तरह से आप सैल्यूटेशन से लेटर की शुरुआत करते हो सेम एज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज से आपको लेटर को ख़त्म करना है. दिस एक्सप्रेशन इज अ कॉल द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. और इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. एंड इट्स गिव क्लियर इंडिकेशन रिगार्डिंग proximity and the intimacy of relationship between the writer and reader of the letter. ये चीज़ें जो सैल्यूटेशन यूज करते हो, जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूज करते हो, ये क्या प्रॉक्सिमिटी एंड इंटीमेसी रिलेशनशिप दिखाता है कि आप रीडर एंड राइटर के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है. एज मेंशन अर्लियर दिस टू कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ लेटर आर इंटर रिलेटेड. यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो जो चीज़ें दी गई हैं एज अ मेंशन अर्लियर दिस टू कंपल्सरी पार्ट, जिसमें एक था आपको सैल्यूटेशन एंड सेकेंड वन था कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं. ओके देख लेते हैं सैल्यूटेशन आपको किस तरह से लिखना है. ओके सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड नोट. डियर सर, डियर मैडम एंड सर. अगर आप ये चीज़ें सैल्यूटेशन में यूज़ करते हो तो क्या लिखोगे? योर फेथफुली. फॉर्मल, पॉपुलरली प्रीफर फॉर द मोस्ट फॉर्मल लेटर. ज़्यादातर फॉर्मल लेटर में ये चीज़ें यूज़ की जाती है योर फेथफुली. सपोज कि आपने सैल्यूटेशन में डियर मिस्टर शेख, डियर मिस्टर पाठक, डियर नरगिस ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया है तो आप योर सिंसियरली लिखोगे. इनफॉर्मल, पॉपुलरली प्रीफर टू द इनफॉर्मल लेटर. अगर लेटर इनफॉर्मल है, सपोज आप अपने फ्रेंड या किसी फैमिली मेम्बर को लिखते हो या किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड को या क्लोज फैमिली मेम्बर को या किसी भी क्लोज मेम्बर को लिख रहे हो तो उसमें आपको क्या यूज़ करना है? तो योर सिंसियरली. नेक्स्ट आता है माई डियर जेहान एंड माई डियर नैन्सी. तो योर ट्रूली और योर्स. पॉपुलरली प्रीफर टू द मोस्ट इनफॉर्मल लेटर के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं. Okay, one should be very particular about the capitalization and punctuation mark while writing complimentary clause. आपको एक बात ध्यान रखना है, कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन मार्क का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हो. फॉर एग्जाम्पल योर सिंसियरली, हियर वाई ऑफ योर्स विल बी कैपिटल एंड नो स्टॉपर्स मार्क इज यूज फॉर
और आफ्टर एस ऑफ योर्स। ओके, जनरली हम क्या कर देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं योर्स, जबकि स्टॉपर होना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे इसमें ये डायरेक्टली क्या लिखा जाता है, तो आप देख पा रहे हो योर्स लिखना है। ऑलवेज स्मॉल एंड नेवर कैपिटल। अ कोमा इज प्लेस एट अ एंड। ओके, यहाँ पे आपको एंड में कोमा लगाना है, ना कि बीच में कहीं पे पुट करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्नेचर। आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज द लेटर राइटर राइट्स हिज सिग्नेचर और राइट्स हिज और हर नेम। ओके, एक बार कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखने के बाद जो राइटर है वो अपना नाम लिखेगा। इन केस और ही और शी पुट इनिशियल फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ अ फर्स्ट मिडल एंड द लास्ट नेम और द signature is illegible, then it is a next line below he or she expected to write name in the bracket। ओके, सपोज आप कोई शॉर्ट में आप अपना नाम लिखते हो, बहुत ही फर्स्ट मिडल एंड द लास्ट नेम के फर्स्ट लेटर लिखते हो, तो वो एक तरह से इलिजिबल हो जाता है, समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। वैसे सिग्नेचर हम जनरली किसी के समझ नहीं पाते, तो आपको क्या करना है कि आपका जो नाम है ना वो आपको नीचे जहाँ सिग्नेचर कर रहे हो उसके जस्ट नीचे ब्रैकेट में आपको अपना नाम लिखना रहेगा। द सिग्नेचर ऑथेंटिकेट द लेटर, द मैटर एक्सप्रेस इन द लेटर एंड द सिंसियरिटी ऑफ अ राइटर। जो आपका सिग्नेचर है, आपके जो नेम है, वो बहुत सारी चीज़ें आपके लेटर के बारे में शो करती है। ऑथेंटिकेट मीन्स की होती है उसकी जो रियलिटी है वो बताती है। द क्लेरिफाई दैट द राइटर एंडोर्सेस कंटेंट ऑफ द लेटर होल हार्टली। ओके, आपको ये भी दिखाना है कि आपने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही सिंसियरली ये लेटर ड्राफ्ट किया हुआ है। द सिग्नेचर इज जनरली हैंड रिटन। सिग्नेचर वैसे हम जनरली हैंड रिटन वो आप टाइप नहीं कर सकते हो, आप लिख के उसको क्या करते हो, कॉपी पेस्ट ही करते हो आप अपने लेटर पैड के ऊपर। इफ़ द लेटर इज अ कंप्यूटर जनरेटेड देन द डिजिटल सिग्नेचर इज यूज। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर जनरेटेड लेटर मीन्स की टाइपिंग कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप जो डिजिटल आजकल जो हम लोग लाइसेंस बनवाने जाते हैं या फिर किसी भी तरह का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, तो आप देखते हो वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करवाते, तो उस तरह का सिग्नेचर आप वहाँ पे ले सकते हो यूज़ में। जैसे देख रहे हो फॉर एग्जांपल योर फेथफुली GM मकवान। ओके, मकवान यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है इसलिए देखा आपने, नीचे यहाँ पे इन्होंने फुल्ली नेम लिखा है अपना। नेक्स्ट आता है व्हेन वी राइटर इज यूज सोल ओनर ऑफ अ फॉर्म। अगर आप किसी फॉर्म के ओनर हो और सिर्फ आप ही ओनर हो, मीन्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो वहाँ पे आप योर्स फेथफुली सुनील राज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सुनील राज भी उन्होंने फिर से यहाँ पे ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स है जो हम सिग्नेचर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म योर फेथफुली फॉर द सिंगल ट्रांसपोर्ट, फिर है मुन्ना सिंह यादव। ये सारे सिग्नेचर्स के पैटर्न है जो आपको यहाँ पे यूज़ करने रहेंगे। ठीक से नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ इसमें। ओके, नेक्स्ट है पर प्रो सिग्नेचर और पर प्रोक्यूरेशन। when a person who hold a higher post in a firm or an institute is going to remain away from his or her duty, then the person keeping in the mind the promptness of a routine official work of a company officially allow another person to sign on behalf of course after completing the legal formality। ओके, पर प्रो सिग्नेचर क्या होता है, तो आपको याद रखना है जब भी किसी फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कहीं पे भी कोई पर्सन जब हायर पोस्ट अथॉरिटी रखता है और वो किसी भी रीजन से अवेलेबल नहीं है ऑफिस में और उसके वजह से ऑफिस वर्क सफ़र कर रहा है, तो उस सिचुएशन में है ना उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके पोस्ट को, उसके कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, एक ऐसे पर्सन को नॉमिनेट करते हैं जो उसके जगह पे सिग्नेचर कर सके। लेकिन वो सिग्नेचर कब कर पाएगा, तो कंप्लीटिंग ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़। जैसे आप देखते हो ना किसी को हम अपने प्रॉपर्टी की अथॉरिटी दे देते हैं कि आप इसे हैंडल करो, जिसको आप जनरली ओके आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो कि आप उसकी जो
जो टेक केयर करोगे, पूरी तरह से ध्यान रखोगे। सेम है जहाँ पे है कि आपका लेना देना तो कुछ नहीं होगा, पर सिग्नेचर करने की अथॉरिटी आपके पास होगी, जिससे आप क्या करोगे, चीज़ों को हैंडल कर पाओगे। और आपके जो ओनर है, जो फिलहाल ऑफिस में नहीं है या कोई भी है नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओ, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें हैंड ओवर की जाती है। एट द टाइम ऑफ हेड ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफिशियली प्रोवाइड राइट टू साइन ऑन देयर बिहाफ ऑफ सर्टेन रूटीन कॉरस्पॉन्डेंस। और इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, उनके जगह पे किसी एम्प्लॉयज़ को जो उसके लायक हो, उसको हम इस तरह की जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंटल हेड की जगह पे साइन कर सकता है। इन सच केसेस पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ गिवन फॉर द सिग्नेचर पर प्रोक्यूरेशन मैन। ओके, इस सिचुएशन में हम उसे क्या करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो हमारे जगह पे सिग्नेचर कर पाए। दिस प्रोमिक्स सिग्नेचर अरेंजमेंट नेसेसरली रिक्वायर प्रायर कंप्लीशन ऑफ लीगल प्रोसीजर। लेकिन इस तरह के सिग्नेचर कब वेरीफाई होगा और कब वैलिड माना जाएगा, तो जब आप इन सारे चीज़ों के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरे किए होंगे। पर्पस सिग्नेचर इज अ रिटेन इन द फॉलोइंग वे। ओके, किस तरह से लिख सकते हो, तो आप मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ देखो। योर फेथफुली पीपी द ऑस्कर केमिकल्स लिमिटेड। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑस्कर जो केमिकल लिमिटेड है, आर एम परमार मैनेजर सेल्स। ठीक है, अब आर एम परमार कौन है, तो आपको ये बताना रहेगा कि वो क्या है, सेल्स मैनेजर है, और उसने यहाँ पे सिग्नेचर की हुई है। ओके, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ ओकेजनल एंड ऑप्शनल पार्ट ऑफ अ बिजनेस लेटर। ये अभी ओकेजनल के बारे में हमारा बात करना बाकी है। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस की वो हमारा था कंपलसरी, और जो हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक्स होता है जो लेटर में आपको कंपलसरी इंक्लूड करना होता है, तो जिसको हम कंपलसरी पार्ट्स ऑफ अ लेटर कहते हैं, वो हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक देखते हैं। थैंक यू।